हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQ&A में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 13 ओके विज़न IAS का। और 12 टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, सो आप उन्हें देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ऑल्सो जो देख चुका है वो रिवाइज भी कर सकता है। ओके एंड आप हमें कमेंट में ये बताइए कि क्या CSAT का भी टेस्ट सीरीज़ लाया जाए, और अगर हाँ तो कमेंट में हमें बताइए कि कितने लोगों को CSAT का भी टेस्ट करना है, वो भी विजन IAS का एनालिसिस। ओके सो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विथ रेफरेंस टू दी सब्सिडरी अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग of British force within their territory at their own expenses. Yes, it's a correct statement. Next is the Britishers promised not to interfere in the international affair of Indian rulers. Yes, it's also correct. Next is Indian rulers were not allowed to employ Europeans in their service without their approval. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is all of the above are correct. Okay, and if you are talking about the subsidiary alliance, तो ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। एंड ये लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इनका टेन्योर कितना था गवर्नर जनरल का? तो वो था 1798 टू 1805 तक। ओके एंड इसमें सब्सिडरी अलायंस में हुआ क्या था? तो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ओके इसके लिए लाया गया था। एंड अगर हम बात करते हैं, प्रिंसली स्टेट साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रीइंग टू। जो प्रिंसली स्टेट थे वो किस चीज़ के लिए अग्री किए थे? तो पहला, मेंटेन अ ब्रिटिश फोर्स इन देयर टेरिटरी। दूसरा, पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडरी फोर्सेस जो रहेंगे उनका मेंटेनेंस सारा प्रिंसली स्टेट्स करेंगे। दूसरा, ब्रिटिश रेसिडेंट रहने के लिए भी उन लोग को मिलेगा, लाइक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन देयर कोर्ट। द रेसिडेंट एक्ट एज एन ऑब्जर्वर, एडवाइजर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंटरफेयर्स। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट। और इसमें क्या था, यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं विदाउट नॉट टू एम्प्लॉय यूरोपियंस इन देयर सर्विस विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। ओके ब्रिटिश के अप्रूवल के बिना उन लोग को नहीं दिया सकता है। एंड दूसरा था नॉन नेगोशिएशन क्लॉज, इसमें कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता था। ओके एंड ये तो रहा कि प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे। ओके बट इसमें एक और बात थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या क्या करेगी प्रिंसली स्टेट्स के लिए? तो वो है प्रोटेक्ट करेगी प्रिंसली स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर। पहला तो प्रोटेक्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा गारंटेड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी उन लोग सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। मेंटेनेंस द रूल्स authority within his state and protect the state boundaries and territories. And non-interference pledges, the company promised to not to interfere in the internal affair of the allied state unless there was a breach to the treaty terms. Okay अगर कोई भी ट्रीटी का टर्म को ब्रीच नहीं करेगा तब तक ब्रिटिश जो है वो सारे जो प्रोटेक्ट करने किए हैं वो सारे इन लोग फुलफ़िल करेंगे। ओके और इंटरनल अफेयर में इन लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ओके और इसका पर्पस क्या था अलायंस का? सब्सिडरी अलायंस का पर्पस क्या था? तो इस्टेब्लिश करना ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर इंडियन स्टेट विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन। ओके डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं कर रहे थे बट अपना डोमिनेंस प्रेजेंस वहाँ होना चाहिए, वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। ओके नेक्स्ट था कंट्रोल इंडियन मिलिट्री फोर्सेस बाय डिसबैंडिंग एग्जिस्टिंग आर्मीज and replacing them with British trained and supervised troops and prevent French influence and allies in India also. Okay so answer is option number C. Let's come to the next question, which is which of the following press act
was enacted anticipating French invasion in India and imposed war time press restriction including the pre-censorship. So answer is the Censorship of Press Act 1799. ओके और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो जनरल रिचर्ड कॉली वेलेस्ली के द्वारा. एंड so answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the Dalhousie. First is with reference to the Dalhousie, he created a separate public work department for the first time in India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is during his tenure, the Governor General Thomsonian system of vernacular education was recommended to for the entire northwest frontier province. Yes, it's also correct. Next is he annexed Punjab after the second Anglo-Sikh war. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number D, which is option number C. All of the above are correct. Okay, and if you're talking about the Dalhousie, which is early tenure of the Dalhousie, which is 1848 to 1856, and he established the foundation of the colonial education system in India by adding mass education in addition to elite higher education, and he introduced passenger trains. और ये क्या थी? पैसेंजर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किए थे. एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ऑल्सो टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किए थे. एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम विच डिस्क्राइब द 3 ग्रेट इंजन ऑफ द सोशल इम्प्रूवमेंट. और ये तीनों को ग्रेट इंजन बोला गया था. ओके, ग्रेट इंजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी social improvement, 3 great engines for social improvement. Okay, and by the proclamation of March in 1849, Punjab was annexed by the Maharaja Dalip Singh was pensioned off, and British took over the administration in Punjab. Okay, so answer is option number C. All of the above are correct. Let's come to the next question, which is consider the following with reference to Regulating Act 1773. First statement is the Regulating Act of 1773 vested the administration of British territories in India in the hands of Governor General, assisted by the Council of 4 members. Yes, it's a correct statement. Next is the decision of the council was taken by the majority of the Governor General had veto power over the decision of council. No, it's not a veto. He don't have any veto power, but हाँ उनके पास ये पावर था कि जब अगर इक्वल चॉइस हो जाए दोनों साइड तो अपना वोट यूज़ करके ये मेजोरिटी डिराइव कर सकते थे. ओके, so second statement is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. And if you are talking about the Governor General was presided over he decided the majority was to bind by the whole of the Governor General having merely the casting vote in case of equal division. Okay, there is 3 member formed the quorum. एक quorum में होता है कि minimum इतना होना चाहिए. ठीक है. So, and if you're talking about the passed by the Regulation Act 1773 was passed by the British Parliament to control the territories of East India Company majorly in Bengal. कहाँ पे? Majorly in Bengal. This act passed due the misgovernment by the British East India Company government that introduced the situation of bankruptcy, and the government had to interfere with the affair of the company. Okay, so let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to forward policy of British colonial power in India. Okay, first is it is propounded by Auckland. Yes, it's a correct statement. Next, it led to conflict between the British and Sikh and Rajput under
रंजीत सिंह, नो इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये रशिया के ये में हो रहा था। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, और ये कब हुआ था तो 1836 में। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड पॉलिसी लाया था ऑकवर्ड। ओके, एंड ये कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ ऑकवर्ड decided upon a forward policy, signed the tripartite treaty साइन करने का ये किया था जून 1838 में with the शाह सुजा and रंजीत सिंह, and the treaty provided the Shah Shuja would be reinstated on the throne of Kabul with the armed assistance. Okay, and if we are talking about the Russian-Persian War, which is 1811 to 13 and 1826 to 28, greatly humbled Persian, and she was compelled to surrender important territories around the Caspian Sea to Russia, besides being forbidden being forbidden to keep armed vessels in the sea, and Russian influence replaced British influence in Persia, and threatened an English scheme for the establishment of new route by the European rivers to India. Okay, so ये इनके लिए नहीं था, ये रशियन और अफगान जो पर्शियन सी था उधर हुआ था। ओके, so answer for this question is option number A, only one is correct. Okay, and if you are talking about another question, which is consider the following statements with reference to the Hunter Commission for education. Hunter for commission किसके लिए था? एजुकेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट लेड emphasized on the direct management of secondary school by the provincial government. Yes, it's a correct statement. No, it's not a correct statement because ये directly manage नहीं करता था. So in 1882 Education Commission was appointed by the chairman of Sir William Hunter. Hunter कौन था? तो chairman था. Okay, and हंटर टू रिव्यू, और ये किसके लिए किया गया था? तो टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस वुड्स डिस्पैच, और वुड्स डिस्पैच भी एजुकेशन से रिलेटेड था जो कि 1854 में आया था। उसी को रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ओके, कब? 1882 में, और इसका चेयरमैन कौन था? विलियम हंटर। ओके, and if you're talking about so first statement is incorrect. Let's see the second statement, which is granting aid for providing status of university education was suggested by the Hunter Commission. Yes, it's a correct statement. And if you're talking about the granting aid, there is a commission did not make any recommendation. Commission did not recommend any administration. ग्रांट इन एड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि कमीशन कोई ऐसा डिड नॉट मेक एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर इट वॉज नॉट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस में नहीं था। ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन वॉज कमीशन वॉज रिजेक्टेड। नो, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन को क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. So answer for this question is none of the above is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to Macaulay's Minute in 1835. Okay, first statement is Macaulay's Minute resolved the conflict between the Orientalist and Anglicist in the favor of Orientalist. No, इट्स नॉट इन फेवर इन ओरिएंटलिस्ट. ये फेवर किसके लिए था? तो एंग्लिसिस्ट के लिए था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज Macaulay's Minto सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल फॉर द मासेस. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज
The government soon made English as a medium of instruction in its school and college and opened a few English school and college instead of large number of elementary school. पे large number पे नहीं होगा, वो few कुछ मतलब few था. Okay. And if you are talking about, as per Macaulay's Minute, a limited government resources were to be devoted to teaching of the Western science and literature, though the medium of English language alone. Lord Macaulay held the view that Indian learning was inferior to European learning, which was true as far as physical and social science in the contemporary stage were concerned. उसके लिए उन लोग क्या किया, यूरोपियन लर्निंग को ये लाने के लिए क्या किया उन लोगों, ब्रिटिश प्लान्ड टू एजुकेट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लासेस, स्मॉल कुछ सेक्शन, स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर, वो भी अपर क्लास और मिडिल क्लास को, दस क्रिएटिंग अ क्लास, एक क्लास क्रिएट करने के लिए कोशिश किया, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, in opinion, in moral, and in intellect. Okay, who would act as interpreters between the government and masses and would enrich the vernaculars by which knowledge of Western science and literature would reach the masses. Okay, ताकि सबके पास वो ब्रिटिशर्स के पास वो चीज़ जा सके. एंड दिस, और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, तो इस थ्योरी को बोलते हैं डाउनवर्ड filtration, downward filtration theory. Okay, so answer is option number D, which is neither one neither two is the correct answer for this question. Okay, दोनों में से दोनों गलत थे. Let's come to the next question, which is which of the following was the primary objective of the Fraser Commission of 1903, which is first is to inquire into the police administration of every provinces. Yes, it's a correct statement. Option number A is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to first Factory Act 1881. It was passed during the tenure of Lord Ripon versus Lord Ripon as Viceroy of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it was applicable to all Indian factories. No, it's not a correct statement. Instead of it, the act was applicable in cases of factories employing 100 or more hands. ये जहाँ पे 100 से 100 प्लस लोग रहते थे या 100, वहाँ पे ये एप्लीकेबल था. ओके, सो फॉर सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अंडर द एज ऑफ 7. ओके, इसमें क्या था, अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1881 जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था 1880 में. लॉर्ड रिपन बने थे वाइसराय 1880 में. ओके, और उनका कार्यकाल 4 साल का था 84 तक. और ये फैक्ट्री एक्ट 1881 में जब वो वाइसराय बने थे उसके नेक्स्ट ईयर आया था. ओके, एंड इसमें क्या था, प्रोहिबिट किया था चिल्ड्रन 7 साल से नीचे का कोई काम नहीं कर सकता, पहला. दूसरा था 12 ईयर्स जो एज है बच्चों का, उसमें 9 आवर्स से ज़्यादा वो काम नहीं करवा सकते थे. एंड प्रोवाइड डेंजरस मशीनरी शुड बी फेंस्ड, और अगर डेंजरस कोई मशीन है तो उससे भी उन्हें बचाया जाए, उसमें उसको काम ना करने दें. और इसमें एक और प्रोविज़न था, इंस्पेक्टर्स वर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स. ओके, एंड टैगन लिमिटेड इन इट्स स्कोप ओपनड अ न्यू फेज इन द इंडस्ट्रियल history of India. Okay, let's come to the next question. So answer for this question is option number A, only one is correct. Next question is consider the following statements with reference to the history of technical education during colonial India. Technical
First is 1858 Overseas School at Pune was raised to the status of Deccan College. No, it's not a Deccan College. First statement is incorrect. वो कौन सा कॉलेज था? वो था कॉलेज पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आर एंड अफिलिएटेड बाय किससे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. ओके, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था. एंड गायनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वॉज एफिलिएटेड बाय द मद्रास यूनिवर्सिटी. ओके, so first statement is incorrect. Next is medical training in India started with establishment of Calcutta Medical College in 1835. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is in 1847 an engineering college at the Roorkee was opened for Indians without any racial discrimination. No, it's not a correct statement because in the 1857 in 1857 there are only 3 medical colleges at Calcutta, Bombay and Madras, and only one engineering college at Roorkee. Okay, सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था रूरकी पे इस्टेब्लिश हुआ था 1847. ओके, एंड विच वॉज ओपनली टू यूरोपियंस एंड यूरेशियंस. और ये किसके लिए ओपन था? तो यूरोपियंस एंड यूरेशियंस के लिए, ना कि Indians without any racial discrimination. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the oral pouch fever, which of the following statement is correct? It is transmitted primarily through the direct human to human contact. No. नेक्स्ट इस फीवर में ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इट इज़ काउज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द contaminated water. No, it's not a correct statement. Its transmission is facilitated by the urbanization, deforestation and climate change. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is context of various British expansionary and consolidatory doctrines policies. Policy of proud reserve was associated with which of the following governor general and viceroys? So answer for this question is option number C, which is Lord Lytton. Okay, and if you're talking about the Lord Wellesley, the policy of subsidiary alliance was extension of the ring fences by the Lord Wellesley and sought to be the reduced state to a position of dependence on British government in India, and major powers such as Hyderabad, Awadh and Maratha accepted subsidiary alliance. Okay, and if you're talking about the Lord वारेन हेस्टिंग, अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को लाए थे. ओके, 1765 टू 1813 के ड्यूरेशन में अगेंस्ट दी मराठा एंड मैसूर के अगेंस्ट लाए थे रिंग ऑफ फेंस एंड एम्ड at creating buffer zones to defend the company's frontier. The main threat was from the Maratha and Afghan invades. Okay, next is if we are talking about Lord Auckland in 1836 ये ले आए थे क्या? पॉलिसी फॉरवर्ड पॉलिसी, जो कि अभी किस लिए था? इम्प्लाइड दैट द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया इटसेल्फ हैड टू take initiative to protect the boundaries of British India from the probable Russian attack. Okay, जो कि रशियन अटैक से रिलेटेड था. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to Anglo-Burmese relations. First is Treaty of Yandabo led to culmination of the first Anglo-Burmese war. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is
The Second War was the result of the Burmese expansion westward and occupation of Arakan and Manipur. Occupation of Arakan Manipur first Anglo बर्मिन वॉर में हुआ था, ना कि सेकेंड में. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन विच इज द थर्ड एंग्लो Burma war started with the Dufferin invasion and final annexation of Upper Burma in 1885. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to Indian University Act 1904. First statement is Indian University Act 1904 was based on the recommendation of Hunter Commission. No, it's not a recommendation of Hunter Commission. It's recommended by Rayleigh Commission. Okay, कौन सा? Rayleigh Commission. Okay, so first statement is incorrect. Next is the number of fellow of universities and their period office were increased. No, ये क्या किया गया था? ये decrease कर दिया गया था. Okay, so statement second is also incorrect. And if you are talking about statement second, the number of fellow of the universities and their period is often were reduced, and most of the fellows were to be nominated by the government. Okay, so second statement is also incorrect. Next is to promote the development of private colleges, their affiliation criteria was made liable. No, it's not also correct. Okay, because the conditions were to be made stricter for affiliation in of private colleges. Okay, so statement third is also incorrect. So answer for this question is option number C, which is none of the above are correct. Sorry, option number D, which is none of the above are correct. Okay, because there is asking correct answer and no one is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement. So with reference to Charter Act 1853, it provides for the open civil service for all eligible Indians. Yes, it's a correct statement. Next is to strength of the court of director was decreased from 14 to 18. Yes, it also correct. And next is it separated the legislative and executive function of the Governor General's Council. Yes, it's also correct answer. Okay, so answer for this question is option number C, which is both is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to Vernacular Press Act. Okay, Vernacular Press Act. First is Amrit Bazar Patrika was the first newspaper to be confiscated by the British government for violating the provision of the Vernacular Press Act. No, it's not a correct answer because in the vernacular Press Act, the printer and the publisher any of vernacular newspaper could be called upon the district magistrate to enter into the engagement confining that none of their published papers will be hatred dissatisfaction. hatred का नहीं होना चाहिए, dissatisfied नहीं होना चाहिए और एंटीपैथी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स किधर तो गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये तीनों नहीं होना चाहिए. ओके, ना हेट्रेड होना चाहिए, ना डिसअफेक्शन होना चाहिए और ना ही एंटीपैथी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये तीनों नहीं होना चाहिए. अगर ये हुआ तो इसका क्या था, ये अगर if any press fails to follow the guidelines and fulfill the agreement of the security deposit amount shall be forfeited and press equipment would be seized. तो इसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, प्रेस इक्विपमेंट जो है उसको सीज कर लिया जाएगा. एंड द एक्ट empowered the district magistrate to take action against those who committed ऑफेंसेस. और वो एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि ऐसा काम किया है. ओके, सो एंड इसमें क्या बोला है कि
अमृत बाजार पत्रिका फर्स्ट न्यूज़पेपर था? नो, अमृत बाजार पत्रिका was turned most significant case was of the अमृत बाजार पत्रिका इज टर्न इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये क्या किया था, खुद को इंग्लिश न्यूज़पेपर में टर्न कर लिया था ओवरनाइट टू स्केप प्रोसिक्यूशन अंडर द, इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो था वो क्या किया था, ओवरनाइट खुद को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के रूप में टर्न आउट कर लिया था ताकि ये जो प्रोसिक्यूशन है उससे बच सके। ओके, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर था। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाए। और इसमें कौन कौन सा आया था बाद में, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर लाइक सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश एंड समाचार दर्पण वर द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जो कि प्रोसिक्यूट किया गया था अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के। ओके, एंड next is under the act a press commissioner was appointed to supply authentic news to the press. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is under the act appeals against the decision of the magistrate can be made in the board of director of the East India Company. No, it's not a correct statement. Okay, so statement third is also incorrect. And if we're talking about the statement third one, which is the act restricted the press to file reappeal in any of the court and that are the actions of the magistrate shall be final and binding. मजिस्ट्रेट का जो एक्शन था वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा और आप कहीं रीस अपील नहीं कर सकते इन एनी कोर्ट। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, let's come to the next question, which is consider the following statements about the solar paraboloid technology. First statement is it is used as parabolic mirrors to focus sunlight into the receiver to create a high temperature. Yes, it's a correct statement. Next is the it is less efficient and cost effective than the traditional concentrating solar power as light energy is first converted into the energy. It's less नहीं होगा, ये high होगा। Okay, so answer for this question is option number A because statement second is incorrect. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the Indian capitalist class during the 19th century. Okay, first statement is the Indian capitalist class were dependent on the foreign capital for the development of heavy industry. No, it's not a correct statement because in the mid of 19th century, the Indian capitalist class began to emerge as a group of entrepreneurs who relied on their own resources rather than on the foreign capital to build business. They primarily accumulated wealth through the trade and traditional industries and the expansion of opportunities in the colonial economy, so they were not dependent on the foreign capital. Okay, so statement first is incorrect. So and next is the capitalist class was in the supervivalent in the position of pro-imperialistic feudal interest. No, it's not also correct because the capitalist class had to its own economic base largely in commerce and industry, which allowed them to operate relatively independent. Okay, so statement second is also incorrect. So answer for this question is neither one neither two is correct because both the statement are incorrect. Okay, let's come to the next question, which is with reference to Rayatwari settlement. Okay, consider the following statement. First is Rayatwari settlement system was introduced by the Thomas Munro and Alexander Reed. Yes, it's a correct statement. Next is under this system, the British government collected land revenue direct from the Rayat. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is both 1 and 2 are correct. Okay, and if we're talking about the Rayatwari settlement, ये फर्स्ट में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में ये लाया गया था 1792 में बाय द मुनरो एंड कैप्टन रीड के द्वारा। कहाँ पे, तो बारामहल कर्नाटका में लाया गया था। ओके, कर्नाटका में। बाद में इसको 1820 में फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ओके,
बाय द मुनरो एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था मुनरो के द्वारा, एंड जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसमें किया गया था इल्फिंस्टोन के द्वारा। ओके, इल्फिंस्टोन के द्वारा। सो स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, वो कब लाया गया था एंड किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, एंड रही बात महलवारी की, और एक दूसरा आप इसका भी आंसर बताएं कि महलवारी सेटलमेंट कब लाया गया था और कौन लाया था। ओके, क्योंकि ये जो जब हमने पहले हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवाया था टेस्ट, उसमें ये मैंने कवर किया हुआ था। ओके, सो आंसर मी इन द कमेंट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to the Satyasodhak Samaj. Okay, Satyasodhak Samaj consider the following statement. It aimed to promote education and social rights for the deprived section of the society. Yes, it's a correct statement. Next is Savitri Bai Phule was one of its founder. Yes, it's also correct. And if you're talking about this one, और ये कब हुआ था, तो 1873 में फाउंड किया गया था, और कहाँ पे, तो पुणे में। ओके, नेक्स्ट इज इट रिजेक्टेड द वैदिक कल्चर एंड द उपनिषद। यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। और सत्य समाज शोधक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ओके, लेट्स कम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज arrange the following women's organization chronologically order of their formation. Okay, so first is आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज कब ये किया गया था, कब लाया गया था, तो वो आया था 1899 में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कब आया था, तो 1875 में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट भारत महिला परिषद, ये आया था 1904 में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 2, 1 and 3 is the correct answer. Okay, and if you are talking about the थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि 1875 में लाया गया था, हेलेन बालवंश तक हेनरी ऑलकोट ये इसके फाउंडर थे। इसमें क्या पूछा, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो वुमेंस इसमें कैसे पार्टिसिपेट की थी, तो वो एनी बेसेंट जो थी, वो एनी बेसेंट क्या, प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, बिकम द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट फ्रॉम द 1709 टू 1933। ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द एनी बेसेंट जो थी, वो फर्स्ट वुमेन बनी थी क्या, आईएनसी की प्रेसिडेंट की। ओके, आईएनसी की प्रेसिडेंट की कब, 1917 में। ओके, एंड आप हमें कमेंट में ये बताइए कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि आईएनसी को प्रिसाइड की थी और कब की थी। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हो गया फर्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की अगर हम बात करते हैं, तो 1899 में आया था, किसके द्वारा, तो ये लाया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा। ओके, पंडित रमाबाई ऑर्गेनाइज टू अपलिफ्ट द वुमेन एंड एम्ड टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग वुमेन्स। ओके, ये इसके लिए लाया गया था। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट भारत महिला परिषद किसके द्वारा लाया गया था, रमाबाई रनाडे के द्वारा फाउंडर थी, जो कि लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस विच इज़ कॉल्ड भारत महिला परिषद अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेशनल सोशल रिफॉर्म्स, जो कि बॉम्बे में 1904 में हुआ था, उस टाइम लगा था। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल लेवल वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ओके, और इसकी ब्रांचेस कहाँ पे थी, तो लाहौर, इलाहाबाद एंड दिल्ली, ये तीनों जगह इसकी ब्रांचेस थी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन इन द अबव स्टेट। यहाँ कुछ नेम्स दिए हैं, इसमें से कौन है। ओके, फर्स्ट ही वॉज द प्रोमिनेंट freedom fighter who actively participated in the Swadeshi movement and encouraged the use of indigenous product. Okay, she founded the Bharat Stree Mahamandal, जो कि 1910 में
1910 में इस्टेब्लिश किया गया था, which was the first women's organization in India. She has the author of the significant work including the अहितांगिका। तो देखते हैं ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे सरला देवी चौधरानी से रिलेटेड। ओके, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थे, तो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट known for advocating for women's right and promoting the use of indigenous products. During this Swadeshi movement, she played an important role in Indian independence movement and established किया था इंडियन होम रूल लीग, जो कि 1916 में किया था। कौन, एनी बेसेंट। ओके, एंड फॉर अनदर वन इज रमाबाई रनाडे। अभी हमने देखा था रमाबाई रनाडे क्या की थी, तो भारत महिला परिषद की इस्टेब्लिशमेंट किए थे। ओके, एंड नेक्स्ट है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले क्या कहते थे, तो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे एंड फाउट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स राइट इन 19th century. Okay, so let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Munda revolt. Okay, first is it aimed to abolish the feudal system that plagued the tribal lands in Jharkhand and Bihar. Yes, it's a correct statement. Next is it led the enactment of the Chota Nagpur Tenancy Act 1908, preventing a land takeover by non-tribals. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. And मुंडा रिवोल्ट को उलगुलान रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statement regarding the Pabna revolt of 1870. First is the Pabna Rayat League was formed to the organize the peasant against the Jamindar. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it led the abolition of Jamindari system in Bengal. No, it's not a correct statement because if we're talking about the Jamindari system, the revolt did not result in complete abolition of Jamindari system. Instead, it promoted some legal reforms such as Bengal Tenancy Act, जो कि 1885 में आया था। क्या, बंगाल टेनेंसी एक्ट, and which aimed to clarify the right of both zamindars and the tenants but did not eliminate zamindari system. ये दोनों को राइट दिया था, जमींदार्स को भी एंड टेनेंट्स को भी। ओके, सो statement second is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, and if you are talking about the Pabna revolt occurs between 1873 to 1876 in the Pabna district of Bengal. Uprising was significant peasant movement against the oppressive practice of jamindars and they characterized by the collective resistance and demands for their right. Okay, और इसका causes क्या था वो हो जाएगा ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदारी, ऑक्यूपेंसी राइट एक्ट of 1859, imposition of cesses and examine the economic distress. Okay, and और इसका मेजर क्या क्या लिया गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी, इनैक्टमेंट ऑफ बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 and the another one is the act partially met the demand of the peasants lead to the gradual subsidence of the disorders of the Pabna Act. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is with reference to agriculturalist relief act 1879. Consider the following statement. First is it was passed under the finding of Deccan Riots Inquiry Commission. Yes, it's a correct statement. Next is ये Deccan Riot Inquiry Commission कब आया था, 1875 में. And next is it aimed to protect farmers from being arrested or imprisoned for the failing
to repay debt, yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Sorry. Which of the following statements best describe the impact of steps taken by the ameliorate women's position in 18th and 19th century? Okay. First is the reformers led the immediate and widespread improvements in the status of women across all sections of the society. Is it true? No, it's not a correct statement. Next is the benefit of the reforms were limited to certain section of the society, particularly the upper and middle classes. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B is the correct answer for this question. Okay. And if you're talking about the causes of the movement, which is इसका cause क्या था movement का, तो था पहला हो जाएगा पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, तीसरा रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, चौथा इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द की मूवमेंट ऑफ द रिफॉर्मेंट्स विच इज सती एबॉलिशमेंट, एबोलिशन ऑफ सती. और इसमें कौन हेल्प किया था? तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे टू passing the Bengal Sati Act in 1829 में. Okay. And if we are talking about the another key movement which is promotion of widow remarriage, इसमें promotion of widow remarriage हुआ था, जिसको कौन ये किए थे विडो रीमैरिज को? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे इसमें. एंड इसको हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ये किया गया था. एंड इसको लीगलाइज कर दिया गया था रीमैरिज, विडो रीमैरिज को. ओके. एंड अनदर वन इज एजुकेशन फॉर वुमेन. एजुकेशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्योतिबा फुले, जो कि ज्योतिबा फुले हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन द पुणे. कब? 1848 में. सॉरी, कब? तो 1848 में. ओके. एंड इनकी जो वाइफ थी वो थी कौन? सावित्री बाई फुले. ओके. नेक्स्ट इज, अगर नेक्स्ट प्रोविज़न का हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा अपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो कि एक्ट आया था कॉन्सेंट 1891 में. बेहराम जी मालबारी प्रोमिनेंट लीडर थी. ओके. एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा इसका की मूवमेंट विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था वुमेन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ आर्य महिला समाज. एक था आर्य महिला समाज, जो कि रमाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था. रमाबाई रनाडे के द्वारा फॉर्म किया गया था. एंड भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल वो फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा. सरला देवी चौधरानी के द्वारा. ओके. एंड अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा था इतना मूवमेंट लाने से? लीगल रिफॉर्म आया था. ओके. एजुकेशनल एडवांसमेंट हुआ था, सोशल अवेयरनेस फैला था, एंड फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर मूवमेंट ऑल्सो. ओके. बट इसमें चैलेंजेस क्या था और लिमिटेशन क्या था? डिस्पाइट दिस अचीवमेंट द मूवमेंट फेस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड इसमें फ़ायदा टू स्लो इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या स्लो हुआ. एंड बेनिफिट वर ऑफ्टन लिमिटेड, और बेनिफिट भी लिमिटेड हुआ अर्बन एंड अपर मिडिल क्लास वुमेन में, ना कि रूरल एंड लोअर क्लास वुमेन स्टिल मार्जिनाइज्ड. और रूरल जो क्लास ये था वो अभी भी मार्जिनलाइज ही था. ओके. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स the passage. Who among the following describe the passage of the above? Okay. So first is, he was a 19th century social reformer from the Kerala. He advocated the idea of one caste, one religion, one god, marked towards the upliftment of Iswara community. He established school and temples that were open to all, challenges the rigidity caste hierarchy in the region. His teachings inspired
a movement and played a significant role in the social and religious transformation of the Kerala. ये किससे related हो जाएगा? तो answer for this question is option C, which is Sri Narayan Guru. Okay. एंड अगर हम बात करते हैं अनदर वन विच इज़ ज्योतिबा बेहराम जी एम मालाबारी, बेहराम जी एम मालाबारी जो कि significant figure in the fight against the child marriage and advocacy of the widow remarriage. His effort was instrumental in the passing act of age of consent in 1891 जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकता है. ओके. नेक्स्ट कौन थे? आंसर क्या था? तो आंसर इसका सी था. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले, जिसके बारे में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था. एंड ईवी रामास्वामी पेरियार. अगर हम ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में बात करें, पेरियार वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस. ओके. और ये पॉलिटिकल रेडिकल सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल फ्रॉम तमिलनाडु. ओके. और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी बोला जाता है. इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट बोला जाता है. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैपेंड अर्लियर. ओके. इसमें से देखना है सब कौन कौन से पहले तो कब हुआ था और ये सबसे पहले कौन सा हुआ था. तो पहले हो जाएगा, हम ईयर देखते हैं कि कब कौन सा ये हुआ था. फर्स्ट इज शशिपाद बैनर्जी स्टार्टेड भारत श्रमजीवी न्यूज़पेपर. कब किया गया था? 1870 में. एंड इफ आर टॉकिंग ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्ट्राइक ये कब हुआ था? 1899 में. ओके. नेक्स्ट इज नारायण मेघाजी लोखंडे एस्टैब्लिश द बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन. ये कब हुआ था? तो 1880 में ये किया गया था. एंड नेक्स्ट वन इज सोराबजी स्वरूप बंगाली अटेम्प्ट टू पास द बिल ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन. ये कब किया गया था? 1878 में. सबसे अर्लीस्ट कौन हो जाएगा? फर्स्ट वन. ओके. 1870. So let's come to the next question. Answer is option number A is the correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Earlier attempts to improve the economic condition of workers in 19th century India is correct. First statement is the initiative were widely supported by the organized labor and led to the significant legislative reforms. No, it's not a correct statement. Next is most effort were isolated, focused on the specialized local grievances and lacked a cohesive approach to labor rights. Yes, it's a correct answer. So answer for this question is option number B is the correct answer for this question. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements, following pairs. First is Chuar movement, Durjan Shah, Santhal, Sidhu Kanu, Khond, and Chakra Bishnoi. All of the above are correctly matched. So answer for this question is option number D. All of the above are correctly matched. And if we are talking about the year when Chuar uprising was happened, 1766 to 1816. Okay. Next is Santhal rebellion हो जाएगा 1855 to 56. और ये किसके द्वारा? सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था. ओके. एंड ये मेनली कहाँ? झारखंड के तरफ हुआ था. ओके. एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द खोंड अपराइजिंग, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1837 to 56. ओके. So answer is option number D. Let's come to the next question, which is with reference to the history of India, the term Podu, Kumari and Jara are related to. It's a indigenous cultural practice associated with the shifting cultivation. Yes, it's a correct statement. So answer is option number A is the correct answer for this question. And if you're talking about the which पोदू कहाँ पे ये बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. एंड झूम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. एंड वेरार एंड दाहियार बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश. दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. एंड जारा एंड इरका सदर्न स्टेट. बत्रा साउथ ईस्टर्न राजस्थान. एंड कुमारी हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला. एंड कमान विंगा एंड धावी
कमान, विंगा एंड धावी कहाँ पे? ओडिशा में बोला जाता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर इज अ न्यूज़पेपर जनरल एंड एडिटर. उसको एडिट कौन करता था? ओके, सो फर्स्ट इज इंडियन मिरर एडिटेड बाय NN सिंह, करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ इंडिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर. नो, वॉइस ऑफ इंडिया का कौन किया था? दादा भाई नरोजी के द्वारा किया गया था. ओके, सो दादा भाई नरोजी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज एडवोकेट GP वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले. यस, तीनों करेक्ट है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज अनदर न्यूज़पेपर एंड जनरल विच इज़ हिंदू एंड स्वदेश मित्रन. अगर हम बात करते हैं हिंदू एंड स्वदेश मित्रन की, तो वो किसके द्वारा किया गया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा. ओके, एंड नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं केसरी एंड महारता की, तो किसने किया था? GB तिलक ने एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बंगाली under the Surendra Banerjee and Amrit Bazar Patrika under the Shishir Kumar Ghosh and Motilal Ghosh. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statement is correct regarding the civil service during the British East India Company? Okay, first is the district collector was created the first time the Lord Cornwallis. No, it's not a correct statement. Next is Lord Wellesley restored and revived magisterial power and the district collector which was divested by the Cornwallis. No, it's not a correct statement. Next is the Lord Cornwallis founded Fort William College to train civil services. Is it true? No, it's not a correct statement. Cornwallis नहीं, ये किया था किसने? वेलेस्ली ने. Okay, so this statement is also incorrect. And if we are talking about this one, so answer number is option number D is the correct answer, because 1806 Fort William was replaced by the Haileybury College in the London to train civil servants. Okay, so correct answer is option number D. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Charter Act 1813. First statement is it allowed the entry of the British private merchant into India. Yes, it's a correct statement. The end of the company's monopoly over trade with China and tea. Is it true? No, it's not a correct statement, because the company's monopoly over trade in India is ended. Okay, but the companies trained the trade with China and trade with tea. Okay, so except China ट्रेड एंड टी ट्रेड, बाकी सारा जो था उसको इंड कर दिया था. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज क्रिश्चियंस मिशनरी वर अलाउड टू कम टू इंडिया प्रीच देयर रिलीजन. इज इट ट्रू? yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 1 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following acts included a provision of the ameliorate condition of the slaves and ultimately abolish slavery. ये किस एक्ट से हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833. So answer is option number A is the correct. Let's come to the next question, which is which act granted the Governor General of dual power, including the role of Commander-in-Chief, allowing him to override the Council's decision. A power later extended all Governor General. So answer for this question is option number C, which is the Act of 1786. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is with reference to the provisions. The British policy during 17th and 18th century in India arranged the following in chronological order. Okay, first is
A board of control established under by the बोर्ड ऑफ कंट्रोल established अंडर बाय द किसके अकॉर्डिंग, पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में, ओके 1784 में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूरोपियन माइग्रेशन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया लिफ्टेड, ये किसके अंडर आया था, तो ये आया था चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये किसके अंदर आया था, चार्टर एक्ट 1853 के अंदर, ओके। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। So answer for this question is option number C, 1, 2 and 3 is the correct answer for this question. Next is consider the following princely states. First is Jabalpur, Jaipur. इसमें क्या बोले, how many of the above were annexed by the British under the doctrine of lapse policy? Doctrine of lapse policy में कौन कौन सा को ये किया गया था, तो फर्स्ट संबलपुर यस इट्स करेक्ट, जयपुर को नहीं किया गया था, उदयपुर, नागपुर, ये तीनों को किया गया था। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 3 इज एनेक्स्ड। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी जो लाया गया था वो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें क्या था, द पॉलिसी स्टार्टेड दैट एनी प्रिंसली स्टेट or territory under direct or indirect British control would automatically be annexed in the ruler was either manifestly incompetent or die without a direct male heir, okay। अगर उसमें कोई मेल राजा नहीं बचा है या फिर वो इनकम्पिटेंट है, कैपेबल नहीं है अपने राज्य को चलाने के लिए, तो भी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आएगा और उसको एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, only 3 is correct, okay। Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the key contribution of Maharaja Ranjit Singh and to the Sikh empire. First is he modernized the Sikh army by the incorporating European style military training and organization. Yes, it's a correct statement. Next is he upheld the secular state by supporting religious institutions of all communities. Yes, it's also correct. Next is the construction of Golden Temple in Amritsar started ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा रणजीत सिंह। नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये किस टाइम स्टार्ट किया गया था, तो गुरु अर्जुन देव के टाइम पे, जो कि 5th गुरु थे 6 के, ओके 5th गुरु थे। एंड ये कब हुआ था, तो 16th सेंचुरी में हुआ था, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द Anglo-Afghan War. Okay, first is the first Anglo-Afghan War was ended with the major defeat for the British. Yes, it's a correct statement. Next is the second of, और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, तो वो हुआ कब था, तो वो हुआ था 1839 to 42 के ड्यूरेशन में, ओके। नेक्स्ट इज सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर वॉज इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लैंडमार्क Gandmark, making Afghanistan and British to the protectorate. Is it true? No, it's not a correct statement, because in the second Anglo-Afghan War, which is happened in 1878 to 1880, okay, for 2 years, जो कि ट्रीटी गैंडवर्ड 1879 आया था। This treaty allowed the British to control Afghanistan foreign policy and have a British envoy stationed in Kabul, but did not turn Afghanistan into the British protectorate. कुछ उसमें प्रोटेक्ट नहीं बना था अफगानिस्तान, ओके, ब्रिटिश का। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो वॉर वॉज लेड बाय द अफगानिस्तान फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। यस, इट्स अ करेक्ट statement. Big answer for this question is option number C,
1 and 3 are correct and statement second is incorrect. Okay, let's come to the next question. Which of the following the primary objective of Warren Hastings policy, which is ring fence? First is to create buffer zones to defend the company's frontiers. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the British expansion in India. First is the Treaty of Yanto, signed after the First Anglo-Burmese War, led to the annexation of the Assam and Manipur by the British. Yes, it's a correct statement. Next is the Treaty of Sugauli, which ended the Anglo-Nepalese War 1814 and 16, resulted in Nepal ceding significant territories to the British East India Company. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is both are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Treaty of Amritsar happened in 1809. First statement is it was signed between Maharaja Ranjit Singh and the Governor General of Lord Hastings. No, it's not between लॉर्ड हस्टिंग. ये किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा हुआ था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज it included a clause that allowed the British to station their troops in Lahore to protect their interest. Is it true? No, it's not a correct statement, because if you're talking about the Treaty of Amritsar, there are treaty did not allow the British to station their troop in Lahore or any other part of the Sikh Empire. The focus on the treaty was the boundary demarcation. ये किसके लिए था treaty? तो ये था boundary demarcation के लिए, and ensuring non-interference between the two powers rather than establishing a British military presence within the Ranjit Singh's territory. Okay, so second statement is incorrect. Next is it recognized Maharaja Ranjit Singh's sovereignty over the Sikh Empire while the defining boundaries with British territory. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, because यहाँ पे not correct पूछा है. Okay, always keep it in mind. Let's come to the next question, which is consider the following statement. There is a two statement. First is the political fragmentation of Mughal Empire and the formation of three independent kingdoms provided opportunity for the British East India Company to establish dominance in India. Yes, it's a correct statement. Next is the weakening of the Mughal central authority allowed regional powers like Maratha and Sikhs to gain strength, which further established the subcontinent. Is it true? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, because both are independently true, not correct explanation. Okay, so let's come to the next question, which is consider the following statements. First is third battle of Panipat. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एंड आप हमें कमेंट में ये बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द बैटल वाज फाउट बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर्स. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज द मराठा वर सपोर्टेड बाय द जाट्स एंड राजपूत. नो, मराठा लोग सपोर्ट नहीं किए थे जाट्स एंड राजपूत को. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द डिफीट at Panipat led to the decline of Maratha power in North India. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, which is 1 and 3 both are correct, but statement second is incorrect. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. First is Nawab of Awadh and contributor or events during their reign. Okay, if we are talking about Sujatawla, Treaty of Allahabad with the British, it is correct. Is it correct? Yes, it's a correctly matched.
And next is Safdar Jung shifted the capital of Faizabad to Lucknow. No, it's not a correct statement because shifted the फैजाबाद टू लखनऊ वो कौन किया था? तो असफ उद्दौला किया था. ओके, उद्दौला, असफ उद्दौला. So second statement is incorrect. Next is Wajid Ali Shah deposed by the British in 1856. Yes, it's a correct statement. Okay, and if you are talking about the another one, which is Sadat Khan, first Nawab of Mughal Empire in 1772, and yes, so answer for this question is option number B. Only 2 is correctly matched. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the tax. First is chauth was the tax predominantly levied by the Madras on the territory outside of their control, amounting of the one-fourth of the revenue of the one-fourth of the revenue. Yes, it's a correct statement. Next is Sardeshmukhi was an additionally levy of 10% of the revenue, which was considered as the hereditary right of the Maratha ruler. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. First is regional kingdom and another is founder. Okay, regional kingdom है and founder उसको कौन किया? वो अवध, founded by this Sadat Khan. Okay, next is Hyderabad, founded by the Nizam ul Mulk Asaf Jah. Yes, it's a correct statement. Next is बंगाल, जो कि अलीवर्दी खान के द्वारा नहीं किया गया था, ये मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया था. मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया था. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 इज करेक्ट. ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि अवध कब फाउंड किया गया था सदात खान के द्वारा, और हैदराबाद और बंगाल तीनों का ईयर बताइए. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रेफरेंस टू द ग्रेट scheme which of the following statement is correct? It aims to promote traditional handloom and handicraft. No. It aims to foster entrepreneurship and the innovation in the technical textile sector. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number D. Sorry, option number B is the correct. And if you are talking about the great scheme, recently, the 8th Empowered Program Committee, Ministry of Textile meeting held approved the great scheme. ओके, और इसमें क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंड्स फॉर ग्रेट, स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स. ओके, और ये किसका पार्ट है? तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का. किसका पार्ट है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का. ओके, ये उसका पार्ट है. ओके, और ये इसके नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो जाएगा. एंड फंडिंग क्या है इसमें? प्रोवाइड अ ग्रांट इन एड फॉर अप टू 50 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 18 months एंड एडिशनल 10% ऑफ फंडिंग फॉर इनकम्बेटर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स. एंड इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इन द technical textile sector. And if you are talking about the researchers eligibility, individual researchers and research groups from recognized institution and entrepreneurs, aspiring entrepreneurs with the innovative ideas in technical textiles. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, and this is the last question for the day. Okay, and if you like the video, please like, share and subscribe, guys, because I also want some support from your side, because कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए. ना शेयर किया जा रहा है, ना लाइक कर रहे हो. कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताओ कि क्या इम्प्रूव करना है. ओके, सो क्वेश्चन इज consider the following pairs. How many of the above pairs are correctly matched? First is Tawa Reservoir,
State from Maharashtra? No, it's not a correct statement. It's from Madhya Pradesh. Okay. Next is Nanjrayam Lake कर्नाटका. नंजरायम लेक कर्नाटका? नो, इट्स नॉट करेक्ट. ये कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से. एंड खजुरवेदी बर्ड, ये भी तमिलनाडु से. और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज अभी 3 रामसर साइट न्यू ऐड किया गया है, और टोटल कितना अब हो गया है? 85 रामसर साइट इंडिया में. ओके. और 3 रामसर साइट कौन सा है? तो एक तो ये तावा ही हो गया, नंजराई लेक एंड खजुरवेडी, ये दोनों तमिलनाडु से. ओके. एंड एक था तावा विच इज़ मध्य प्रदेश. ये तीनों को अभी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 1 इज करेक्टली मैच विच इज, सॉरी नॉट 3, इट्स ओनली 1 इज़ करेक्टली मैच विच इज़ खजुरवेदी, जो कि तमिलनाडु से, और ये भी तमिलनाडु से, और ये कहाँ से हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश से, ना कि महाराष्ट्र से. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द डे, and if you like the video, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.